हिंदी जो हमने पढ़ा है लैंग्वेज, तो उसके ऊपर हम ये टेस्ट ले रहे हैं। इसके जवाबात वगैरह भी इसके अंदर है वैसे इंक्लूडेड। तो इसको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। तो इसमें जो है तो ये ऑप्शन देखना है, इसमें से क्या रह सकता है। उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार और लिखावट में सुधार। क्या होगा? किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी, मतलब बाकी से मिले। ऑप्शन 4, लिखावट में सुधार। और उसके अलावा कोई? सहायता मतलब मदद, शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी कौन से काम के लिए? और कोई जवाब? ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आ गया, ऐसे समझ के उसको चलना है। तो आप जवाब क्या लिखते थे? सहायता नहीं मिलेंगी, तो उसका आंसर डी बिल्कुल सही है, लिखावट में सुधार। क्या था वो कि किस कार्य के लिए शब्दकोश, शब्दकोश मतलब क्या होता है? उर्दू में शब्दकोश को क्या कहा जाएगा? वर्ड मीनिंग। वर्ड में, उसके अलावा नेटवर्क की प्रॉब्लम आई आपकी, फिर से बोलिए। डिक्शनरी, जिसमें पूरे अल्फाज मायने होते हैं उसे शब्दों को से। अल्फाज मायने होते हैं, लुगत, लुगत डिक्शनरी, हाँ, बराबर। लुगत सर। तो लुगत डिक्शनरी के लिए सहायता नहीं मिलेंगी, तो लिखावट में सुधार उससे नहीं आएगा क्योंकि वो इमला नवीसी से आता है। वर्तनी में सुधार, वर्तनी मतलब क्या होती है? संपदा में सुधार, उच्चारण में सुधार, इसके सबके मतलब उच्चारण यानी तलफ्फुज, उच्चारण यानी सर बोलना। प्रोनाउंसिएशन, वर्ड बोले। तलफ्फुज। वो और शब्द तलफ्फुज़। संपदा में सुधार को मतलब क्या बोलेंगे? संपदा में वोकेबलरी तो को इम्प्रूव करना, वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, अल्फाज को बेहतर बनाना मतलब। और वर्तनी में सुधार, वर्तनी यानी कि फिर ये इमला होगा, इमला डायरेक्ट। लिखावट और इसमें क्या फर्क आ रहा है फिर? लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग और स्पेलिंग या वर्तनी जिसको कहा जाए। तो क्योंकि जब वो डिक्शनरी देख लेगा तो उसको कैसे वर्ड की क्या सीक्वेंस है, वो सारी चीजें जान पाएगा वो। तो इस वजह से
इमला उसका हो जाएगा करेक्ट, वर्तनी में सुधार आ जाएगा। उसके अलावा सहायता और क्या मिलेंगे, लुगत के मुतालिक बात चढ़ी डिक्शनरी की। शब्द संपदा जिसको क्या कहा हमने, वोकेबलरी, वर्ड्स की काउंटिंग, जिसको हमने वोकेबलरी देखा कि इम्प्रूव करना वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब अल्फाज का जखीरा, जखीरे अल्फाज, शब्द संपदा में सुधार। तो क्या होगा कि उससे अल्फाज के जखीरे में भी मदद मिलेंगी, और उच्चारण मतलब जो था इसका क्या था, प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज। तो तलफ्फुज, ये सारी चीजें तीन आएंगे, लेकिन एक नहीं आएगा। हाँ, ये पठन से भी रिलेटेड है और ये लेखन से। दूसरा सवाल देखते हैं कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार क्या है। ऑप्शन ए सर। समग्र भौतिक मतलब क्या है? समग्र भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? ऐसे सवाल अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ गए तो उसका मतलब ही नहीं समझ रहा है, तो फिर वो आंसर देना तो दूर मिली रहता है। सर, मिली जुली जो चीज करते हैं, एक्टिविटी। म्यूट करके रखना है जब जवाब नहीं दे रहे तो। हाँ, समग्र भौतिक का समझाना था पहले कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ओवरऑल फिजिकल रिएक्शन मेथड जिसको कहा जाएगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया के रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन का मेथड। इस विधि में अवबोधन जिसको कहा जा रहा है कि परसेप्शन विषय का आधार, यानी उसका बेस क्या होता है। तो अगर उसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ा जाए तो ऐसा होगा कि इन द ओवरऑल फिजिकल रिएक्शन मेथड डैश परसेप्शन इज द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट। तो पहला श्रवण एक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुनना और वाचन, देखना, पठन, रीडिंग, और ये राइटिंग का लेखन। अगर हम उसको उर्दू में और समझे तो मजमुई जिस्मानी रद्द अमल जिसको हम कह सकते हैं, समग्र, जिसको कुल कुल जिस्मानी कहते थे, कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ये विधि में तासुर, अवबोधन को तासुर कहा जाएगा। उसका आधार किस पर है, अब बताइए। ऑप्शन ए सर। लेखन। उसके अलावा हम्म, और सोच के जवाब दीजिए, जवाब की एक्यूरेसी एकदम करेक्ट। उसका आंसर है ए, श्रवण। मतलब क्या है उसका, सुनकर। तो सुनकर उसको क्या बोलेंगे, समय, समय तौर पर कि कुल जिस्मानी रद्द अमल की विधि में तासुर का आधार जो रहेगा विषय का, तो वो वाचन, श्रवण समय पर रहेगा। ये इस तरह से हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि जब स्टूडेंट आनंद के लिए पढ़ते हैं, लुत्फ अंदोज होने के लिए जब पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे, तात्पर्य मतलब क्या होता है, नतीजे में आएगा वो। जो वे देश में संलग्न है। अब इसका मतलब क्या आएगा, पहले सवाल का पहले वो बोलना। सर जब बच्चे खुशी से पढ़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? जब तलबा खुशी के लिए पढ़ते हैं या लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि तात्पर्य निकल रहा है कि वो क्या है, संलग्न मतलब मसरूफ होना। तो वो मसरूफ कहाँ पर है, सरसरी दृष्टि से पढ़ने में, सरसरी पढ़ने में, या बारीकी से पढ़ने में, या गहनता के साथ पढ़ने में, या विस्तार से पढ़ने से, तफसील से। ऑप्शन बी सर। विस्तार, ऑप्शन बी। बारीकी से पठन। रीडिंग बारीकी इन से डिटेल पठन। एक मतलब, और इसको इंग्लिश में भी हम समझते हैं कि कोई स्टूडेंट, व्हेन स्टूडेंट रीड्स फॉर प्लेजर, मतलब एक दिलचस्पी के साथ, इट मीन्स दे आर डैश इंगेज, मतलब किसमें वो इंगेज्ड है। तो पहला जो कि सरसरी देखने आता है, जो लिखने के ताल्लुक से है, बाद में बारीकी से पढ़ने में, जब हमें इंग्लिश याद करेंगे तो इंग्लिश के अंदर भी ये सारों के टर्म देखेंगे कि किस किस को क्या कहते हैं। और गहनता मतलब इंटेंसिवली पढ़ना, गहनता के साथ, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि शिद्दत से पढ़ना, या बारीकी से, ऐसा हो सकता है। बारीकी से तो ये ऊपर आ गया, गहनता मतलब इंटेंसिवली, और विस्तार से पठन, डिटेल में पढ़ना, ये डिटेल। और फिर ये होगा कि ये कोई एक पॉइंट को देखते हुए पढ़ना, जो पढ़ने के जो टाइप्स है उसमें क्या हो सकता है ऑप्शन जवाब। बी सर, बारीकी से पठन। ऑप्शन बी। उसके अलावा कोई जवाब। उसका डी बिल्कुल सही जवाब है, विस्तार से पढ़ना। विस्तार से पढ़ने को डिटेल में पढ़ना। मतलब कि जब कोई भी स्टूडेंट लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो डिटेल में तफसील से पढ़ रहा है, जैसे कि कोई कहानी हो गई, या फिर अफसाना हो गया, कुछ भी हो गया, एक तफसील से पूरा, खुशी से, मतलब उसको एक आनंद, एक दिलचस्पी के साथ भी उसके अंदर रुचि हो रही है। दिलचस्पी, बारीकी से पठन ये हो रहा है कि बारीकी यानी कि कोई चीज का पर्टिकुलर एक चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। सरसरी मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ एक वर्ड देख रहे हैं, इस तरह से, जो कि अलग अलग टाइप से पढ़ने के, जो कि हम इंग्लिश में भी देखेंगे, उर्दू में भी मतलब बोल बहुत। रहे कितने से आए नहीं हो तो मोहम्मद के साथ में थे ना, मोहम्मद के आए ना। म्यूट करके बात कीजिए, घर की आवाज भी यहाँ तक सुनाई देंगी नहीं तो। उसके बाद में फोर्थ है कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। अगर ये आपको एग्जाम में आ गया, तो जो नाश्ता करके नहीं आए तो उनको बराबर से चक्कर आ जाएंगे। इस सर सवाल का मतलब क्या है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले सवाल का मतलब बोलना है। सर बोली में बदलाव और बोलियों को मिलाना, उसमें क्या देखा जा सकता है?
इसके अलावा मतलब भाषा संकेत मतलब लैंग्वेज साइन, कि मतलब इशारा या फिर वो समझने वाली जो भी भाषा रहेंगी उसका चेंज आना। और भाषा संकेत मिश्रण मतलब मिक्स हो जाना, मतलब कोई भाषाएं बोल रहे हैं तो उसको मिक्स कर लिया गया। ये बहुधा देखे जाते हैं, मतलब एक हिसाब से ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, या फिर उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, ऐसा समझ लेना है कि क्या देखा जाएगा। पहले का मतलब है कि एक जुबान बच्चों में, एकलशी भाषा बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, दो लिसानी, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, ये पढ़ने की माजूरी, वैकल्य मतलब माजूरी का शिकार बच्चों में पढ़ने में, या फिर गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, कि गिनती की खराबी में मुब्तला बच्चों में, जिसको हम एक मरतबा ऑप्शन और बी सर। इंग्लिश में अगर देखें तो मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल, ये दो हो गए। फिर सफरिंग फ्रॉम रीडिंग डिसेबिलिटी, और लास्ट का है काउंटिंग डिसऑर्डर, गिनती में प्रॉब्लम। तो अक्सर ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि परिवर्तन और मिश्रण होने से क्या पाया जाएगा। अब जवाब दीजिए। ऑप्शन बी सर, द्विभाषी बच्चों में। बी बिल्कुल सही जवाब है कि द्विभाषा बच्चों में, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि दो भाषा अगर परिवर्तन चेंज होना और मिश्रण अगर कर लिया, कि कोई उर्दू इंग्लिश से मतलब डायरेक्टली उसने मिक्स कर लिया है भाषा, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो वैकल्य मतलब माजूरी का शिकार हो गया। ये वैकल्य मतलब ये दोनों निगेटिव पॉइंट है, कि गिनती नहीं आ रही उनको, या फिर ऐसा हो गया, या फिर एक ही भाषा, जबकि पॉजिटिव हमारे पास मतलब एक से ज्यादा जब थे। और तो पठन द्विभाषा बच्चों में ये आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? स्वनामी, आकृति, मॉर्फिन, या फिर लेखा चित्र, या भाषा विषय। सर ए स्वनिम। ऑप्शन ए सर, स्वनिम। पहले सवाल का मतलब क्या हुआ? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है पूछा जा रहा है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज के जुबान की बुनियादी साख्ती इकाई क्या है? पहले तो सोनिम है, जिसको फोनिम वगैरह कहा जा सकता है। दूसरा मॉर्फिन, जैसे कि यहाँ पर फोनिम, फोनिम कभी भी साउंड से जुड़ी होती है एक हिसाब से, फोनिम्स। और दूसरी होती है मॉर्फिन, मॉर्फिम जैसे कि जो होता है चार्ट ऑफ अकाउंट, लेखा चित्र, और लिंग्विस्टिक लिसानी। तो लिसानी चार्ट फोनिम के तौर पर के भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? अब बोलिए इसका जवाब। सर ए स्वनिम। ऑप्शन ए सर, कैसे, स्वनिम। किस वजह से? सर ग्रुप जबान तहजीब को की बोल। मतलब जबान की ध्वनि इकाई जो है तो वो आवाज है, हाँ लहजा वगैरह इस तरह से। उस वजह से ये सही हाँ। जवाब है कि उसका बेस बुनियाद जो है तो आवाज है, भाषा का पहले, सबसे पहले। तो उस हिसाब से सही जवाब हो गया। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इज राइट। सिक्स वाला क्वेश्चन को देखते हैं अब। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लॉज परीक्षण और निम्नलिखित का मिलान
करो आदि प्रश्नों का उन प्रकारों के उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा मतलब ऑब्जर्व जो करते हैं परीक्षणों में ऐसे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा सबसे पहले? बहुविकल्पी प्रश्न मतलब होता है कि मतलब एक से ज्यादा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज की बात की जा रही है, एक से ज्यादा जो आते हैं एमसीक्यूज। क्लॉज परीक्षण, क्लॉज टेस्ट जो होता है, इसका मिलान करने से मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग भी, निम्नलिखित का मिलान करो, मतलब ये आपको करने नहीं कह रहे थे, मतलब मैच द पेयर वगैरह जो आता है, मैच करो, जोड़ियां लगाइए आदि, मतलब इस तरह के जो प्रश्न होते हैं सवालात के उन प्रकारों के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उनके एग्जाम्पल्स जो है, मिसालें इस तरह से है जिन्हें हम बहुधा ये ऑब्जर्व करते हैं, आमतौर से देखते हैं। तो वो क्या है? वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मतलब एक ऑब्जेक्टिव के आधार पर पत्र लेखन, लेटर राइटिंग पर है, या मौखिक यानी कि ओरल, या निबंध ऐसे में है। तो क्या मजमून के हिसाब से है, या फिर एक ओरल है, या लेटर राइटिंग में, या फिर ऑब्जेक्टिव में आता है? बोलिए एक एक से जवाब। ऑप्शन ए सर, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन ए, और उसके अलावा? आपकी आवाज का वॉल्यूम भी थोड़ा वहां से बढ़ाइए, या फिर नेटवर्क, बहुत कम आवाज आ रही है। तो उसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि इसमें कुछ लिख नहीं रहे, क्योंकि एमसीक्यूज था, क्लॉज टेस्ट था, और मैच द पेयर था, लिखने की कोई बात ही नहीं वहां पर आई। तो इस वजह से ये तो नहीं हुआ, ना कि ओरल हुआ, तो वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे। कि जब सवाल समझ में आया था तो ऑटोमेटिक जवाब आ जाता है, लेकिन सवाल समझा ही नहीं तो फिर परेशान हो सकते हैं। अभी हमको एक पहले आ गया था तो अब हमारे जहन में बैठ गया कि बहुधा मतलब एक ऑब्जर्व किया जाता है, या उसमें से माना जाएगा, ऐसे हम कुछ दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी मतलब सिमिलर और विपरीतार्थी यानी कि अपोजिट जानना चाहते हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, कि आपको किसकी जरूरत है? शब्दकोश की, लुगत की डिक्शनरी, या संकलन? अब संकलन मतलब क्या है? शब्द समूहों का सूची कोश, इस शब्द का कोश हो गया, और इस सूची कोश। उसके बाद में अब है उच्चारण निर्देशिका। अब निर्देशिका जो होती है तो वो तो एक गाइड होती है उच्चारण तलफ्फुज की। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सवाल का मतलब सर शब्दकोश। डिक्शनरी, हाँ। अब शब्दकोश, और ये सर शब्द समूह का संकलन। कोश। संकलन का मतलब क्या है? संकलन संकलन। ये तो संकलन का तलफ्फुज की गाइड मतलब होगी। और शब्दकोश। सर कोई संकलन के मायने है कोई भी चीज का दिखाना, उसको रचना करना उसकी। रचना करना, और उर्दू में क्या बोल सकते हैं? रचना करना तो मीन्स सर मायने अर्थ करना है क्या? नहीं, या बनाना, मौजूदा तौर पर दिखाना। कुछ चीज प्रोड्यूस करना, बनाना, जैसे कि एक लिस्ट हाँ, या फिर बुक अच्छा। वगैरह इस तरह से। तो वो बनाने में एक कलेक्शन ऑफ पीस होता है, मतलब कोई भी चीज का, जैसे कि म्यूजिक का हो गया, राइटिंग का, फिल्म का, अलग अलग चीजों का। तो वो चीजों को जोड़कर अलग अलग चीजों को एक जगह पे जमा किया जा रहा है, तो वो हो जा रहा है संकलन, के अलग अलग गीत हो गए, लेखक हो गए, उनके अंश संग्रह किया जा रहा है वहां पर, संकलन वो हो जाएगा। जैसे कि कॉम्पिलेशन सीडी होती है, कॉम्पिलेशन उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, और कॉम्पिलेशन सीडी ऑफ द बैंड्स ग्रेटेस्ट हिट।
तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो अब इसका अब जवाब क्या होगा कि सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? और कोई सर जवाब सी। इसका है सी। सी सही जवाब के शब्द शब्द समूह। समूहों का सूची कोश। हम्म। तो हमने क्या देखा था शब्द समूह जो कि हाँ उसका ग्रुप, वर्ड ऑफ ग्रुप्स बनाना। हाँ, लफ्जों का मजमुआ, अल्फाज का मजमुआ, ये हो जाएगा कि अल्फाज के हम्म। की एक लुगत। तो जिसके हिसाब से आवश्यकता इनकी होंगी हमें। अब इसकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक चीज से रिलेटेड ही संकलन किया जा रहा है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज से। शब्दकोश पूरा क्यों नहीं हुआ लुगत? क्योंकि इसमें तो पूरी लुगत आ गई, इसमें सब है, एडजेक्टिव वगैरह सारी चीजें, नाउन भी आ गया उसमें। हमें सिर्फ सिमिलर और अपोजिट चाहिए थे, तो शब्द समूह की सूची, और उच्चारण तो तलफ्फुज था, इसलिए नहीं। नेक्स्ट है कि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल। ये वर्ग के जो शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। क्या? पठन, शब्द संपदा और लेखन या वाचन। अब संपदा का हमने एक ढेर सारा मजमुआ वगैरह देख लिया था, तो अल्फाज का जखीरा इसको हमारे जहन में आ जाता है। पठन मतलब क्या था? पढ़ना, लेखन, लिखना, वाचन। सर बी शब्द संपदा। सर ऑप्शन बी शब्द संपदा। शब्द संपदा। तो वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को बी बिल्कुल सही जवाब है कि शब्द संपदा सुधारने में मदद करते हैं अल्फाज के जखीरे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। तो ये नाम है, नाउन। सुश्री सुधीना ये नाम, और ये कक्षा एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में लैंग्वेज को पढ़ाती है वह अपने विद्यार्थियों को। और वो क्या करती है कि अपने तालिब इल्म तलबा और तालिबात को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी जो स्टूडेंट है पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश को पुष्ट कर रही है। पुष्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ावा देना वगैरह ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसा पुष्टि, पूछना, क्या करना हो रहा है? पुष्ट का मतलब सर बढ़ावा देना ही होगा ना? हाँ, और उसके अलावा सर ऑप्शन तो बताइए सर, उसके फिर समझ में आएगा ना। मजबूत करना हो जाएगा उसको डायरेक्ट, कि स्ट्रेंथिंग द वैल्यूज, ये मजबूत कर रही है। श्रवण, तो क्या मजबूती किसमें? कि श्रवण एवं वाचन, समय और बसरी में, सुनना और पढ़ना। हाँ। या फिर वाचन एवं पढ़ना, हाँ। पठन, या फिर श्रवण और बोलना पठन। और पढ़ना। हाँ, या फिर पठन एवं लेखन। तो क्या है, गीतों की बात हुई, गीत है, फिर बाद में कहे जा रहा है और फिर दोहराए जा रहे हैं। तो दोहराना, तो ये चीज किसमें आ जाएंगी? सर सुनना, श्रवण एवं पठन। ऑप्शन ए सर, श्रवण एवं वाचन। हाँ, तो ए वाला सही हो वाचन। जाएगा। ए ऑप्शन है श्रवण एवं वाचन, क्योंकि पठन सुनना मतलब और बोलना। कौन पठन वगैरह अपने तौर पे पढ़ने में आता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट वहां पर पढ़ नहीं रहे कि देख भी रहे, फिर मतलब सुन रहे, सुनकर बोल रहे, तो सुनकर बोल, सुनकर बोलना। रिपीट करने में आ गया। और वाचन के वो एक्शंस वगैरह सारी चीजें देख रहे हैं, और हम्म। इस तरह से वो आ जाएगी, तो पठन इसलिए नहीं होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वो भाषा को डैश प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। सवाल का मतलब क्या हुआ ये बताइए। जब कोई तलबा अपनी जबान का इस्तेमाल अपनी इमोशंस और जो बोलने की, जो उनकी अपनी शख्सियत को बनाने के लिए कर रही है, मतलब तो वो अपनी जबान का क्या कर रही है, मतलब कौन सा इस्तेमाल कर रही है?
क्या बोलेंगे इसको, प्रयोग? हाँ, तो जज्बात और यहाँ पर संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करना, यानी कि अपने ख्यालात वगैरह भी आ जाएंगे वहाँ पर। संवेगों और इजहार, विचारों, हाँ। ख्यालात का इजहार, हाँ, जज्बात और ख्यालात का, और अभिव्यक्त करना, इजहार करने के लिए तो भाषा को डैश इस्तेमाल किस तरह से कर रही हो रही, फंक्शन का इस्तेमाल। अब क्या है कि सूचनात्मक है, निर्देशात्मक, व्यंजनात्मक, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण और विकास मूलक। मूलक की मीनिंग क्या है कि सर बी, निर्देशनात्मक पहले एक एक का जो देखेंगे। मीनिंग। हाँ, पहले एक एक का देखेंगे कि सूचनात्मक मतलब हो गया मालूमाती, निर्देशात्मक मतलब क्या हो गया, निर्देश देना था, हिदायत देना। हाँ, हिदायत वाला, निर्देश, प्रिस्क्रिप्टिव। और व्यंजन अर्थपूर्ण का क्या हो गया, एक्सप्रेसिव, अर्थपूर्ण या, मीनिंगफुल ना सर? हाँ, इजहार या इजहार ख्याल, इसमें आ जाएगा। और विकास मूलक मतलब विकास तो है तरक्की से जुड़ा हुआ, डेवलपमेंट से, तो विकास मूलक यानी कि हो जाएगा कि तरक्की आती। तो ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा सर उसका, अर्थपूर्ण, व्यंजक हाँ अर्थ। सर, मीनिंगफुल, जैसा आप मायने करना मतलब। सी। तो उसका सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर भी अर्थपूर्ण। वही चीज बताई गई थी, लेकिन इसमें डायरेक्ट अर्थपूर्ण या व्यंजनक को डायरेक्ट अगर हम नहीं मालूम है अगर मीनिंग, तो फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये अपनी भावनाओं, संवेदों और विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी अभिव्यक्त में आ जाएगा, व्यंजनक और अर्थपूर्ण, इजहार ख्याल में। उसके बाद है नेक्स्ट के श्री जगबीर जगबीर, अपनी कक्षा 2 में के स्टैंडर्ड सेकंड में श्रुत लेख के प्रयोग से, श्रुत लेखन क्या है, लिखने के 3 प्रकार देखे थे पहले शुरू में, कौन कौन से थे वो? श्रुत लेखन, श्रुत लेखन मतलब क्या होता इमला नवेशी सर। है, एक इमला श्रुत नवेशी में लेख, आता है, और एक क्या होता है, एक हैंड राइटिंग के लिए जो आता है, तो वो कौन सा लेखन होता है? खुशखती के लिए। हाँ, लिखने के 3 टाइप जो देखे थे, कितने हैं, क्या है, वो सारे याद रखना। एक तो इमला नवेशी का आता है, एक कुछ खती वाला आता है, और उसके अलावा सर सुनकर लिखना, सुनकर लिखना, हाँ। लेखन मीन्स सुनकर लिखना। श्रुत हाँ, लेखन। सुनकर लिखना, तो वो इमला नवेशी वगैरह के टाइप में आ जाता है। और एक कुछ खती को क्या बोलते हैं? इससे पहले जब ये स्टार्ट हुआ क्या हो जाएगा, वो चीजें याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसकी बेस पर ये सारी चीजें आएंगी। ये जहली महारतें थी, और ये देखिए सुलेख, श्रुत लेख और अनुलेख, तो ये बार बार आप ऐसे भूल जाएंगे ना, तो फिर मतलब नहीं है। तो सुलेख मतलब सुंदर लेख को ही सुलेख कहा जाएगा। श्रुत लेख वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना यानी इमला नवेशी। और अनुलेख जो होता है तो अक्षरों का अनुरेखण, ट्रेसिंग करना। तो ये 3 चीज लिखने देख के कर लिखना है प्रकार। ना सर? हाँ, ये याद रखना। अनुलेख में ट्रेस करना मतलब देख कर लिखना। ट्रेसिंग, हाँ, ट्रेस करना। तो ये हो जाएगा 3 प्रकार इसके, तो ये याद रखिए। तो अब श्रुत लेख की बात की जा रही है कि स्टैंडर्ड 2 में श्रुत लेख जो रहेगा, उसके प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की कौन सी क्षमता में सुधार कर रहे हैं? लेखन एवं श्रवण, श्रवण एवं लेखन, पठन एवं लेखन, या फिर श्रवण एवं पठन? सर बी, ऑप्शन बी, श्रवण एवं लेखन, सुनना और लिखना। तो बी सर बिल्कुल ऑप्शन सही है। बी। हाँ, बी बिल्कुल सही जवाब है, श्रवण एवं लेखन, सुनना और लिखना। तो श्रुत लेखन इस तरह, और इसकी डेफिनेशन में और एक बार देख लीजिए। श्रुत लेख वर्तनी की अशुद्धियां दूर करने में मदद करता है, इमला नवेशी। और सुलेख सुंदर लेखन से, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो सुंदर से सु, उससे याद रख लीजिए सुलेख, सुंदर लेख। ऐसे। और अनुलेख लेख। तो अनुरेखण, अनुरेखण यानी ट्रेसिंग होता है, तो अनु से अनुरेखण का अनु आ गया, वहां पर ट्रेस करना, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। हाँ। तो 3 प्रकार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है? कि मतलब
अधिगम विकलांगता के पठन को प्रभावित जो करती है। अब ये बीमारी से ताल्लुक में पूछा जा रहा है। आचरण वैकल्य है, पहले तो इसके मानी मालूम होने चाहिए। गणन से तो आप जान सकते हैं कि कैलकुलेशन, गिनने में, पठन पढ़ने में, लेखन लिखने में। तो आचरण वैकल्य क्या है? बी सर, बी पठन। नहीं, इसका मतलब क्या है पहले डी का? आचरण के मायने पढ़ने को क्या बोलेंगे सजन, पढ़ने को प्रभावित। सर पढ़ने में होने वाली दुश्वारियां, मतलब पढ़ते वक्त जो होती, बच्चों को पढ़ने में जो दुश्वारियां आती। बिहेवियर। मतलब वो डायरेक्टली अगर कहा जाए, आचरण वगैरह मतलब होता है कि कोई चीज कंडक्ट करना, काम करना। तो काम करने में मतलब कोई भी कार्य करने में अक्षमता जो हो जाएगी तो आचरण वैकल्य में आ जाएगा, क्योंकि पठन तो यहाँ पर आ गया था पढ़ने का। तो इसलिए आचरण वैकल्य मतलब नर्वस सिस्टम से हाथ पैर जो उसको काम कहा गया तो बराबर नहीं कर रहा, तो इस वजह से। तो पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता क्या है? 1 मिनट ये बोलिए जवाब। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी पठन वैकल्य। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब कि सर पठन बी सही था ना? वैकल्य, पठन ये सही जवाब है। अभी मीटिंग ये खत्म हो जाएंगी, जब तक ये सवाल पढ़िए। तो श्री